आज हम कक्षा 11वीं की तीसरी यूनिट तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों में आवर्तिता का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए, जिस प्रकार से हम अपने घर में उपयोग की सरलता के लिए विभिन्न वस्तुओं को, समान वस्तुओं को एक स्थान पर, असमान वस्तुओं को एक स्थान पर या अलग अलग रखते हैं ताकि उनके उपयोग में हमें सुविधा हो, उसी प्रकार से विभिन्न तत्वों की खोज होने के बाद उनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए उनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया। और उनका वर्गीकरण जो है समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इसमें जो पहला वर्गीकरण है, सबसे पहले लेवोजियर ने तत्वों को धातु व अधातु के रूप में बांटा, किंतु यह वर्गीकरण बहुत समय तक मान्य नहीं था। इसके बाद पहला जो वर्गीकरण है वो डोबेराइनर ने किया। पहला वर्गीकरण जो है ये डोबेराइनर का त्रिक नियम, इन्होंने अपने त्रिक नियम के द्वारा तत्वों को वर्गीकृत किया। डोबेराइनर ने विभिन्न तत्वों को 3-3 के समूहों में बांटा और उन्हें त्रिक कहा। तत्वों को 3-3 के समूहों में बांटा, उन्हें त्रिक कहा और ये बताया कि जो त्रिक है इसमें जो मध्य का तत्व है उसका जो परमाणु भार है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है। जैसे इनके त्रिक ये थे। पहला त्रिक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम परमाणु भार 7, सोडियम 23, पोटेशियम 39। दो तत्व लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु भार है 7/39/2 बराबर 46/2 बराबर 23। सोडियम का परमाणु भार भी 23 है, जो अन्य दो तत्वों लिथियम व पोटेशियम के परमाणु भार का औसत था। इसी प्रकार से एक और त्रिक को यदि देखें, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127। इसमें भी यदि हम देखें तो क्लोरीन व आयोडीन के परमाणु भार का जो औसत था वो ब्रोमीन का परमाणु भार था। अतः 35.5 प्लस 127/2 इक्वल टू 162.5/2 बराबर 81.25। जो इसके परमाणु भार का औसत आया है वो लगभग ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर है। तो इस प्रकार से डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है ये बहुत समय तक मान्य था, किंतु इसमें एक दिक्कत ये थी कि सभी तत्वों के इस प्रकार के त्रिक बनाना संभव नहीं था। समस्त तत्वों के त्रिक बनाना इस प्रकार से संभव नहीं था, इसलिए यह वर्गीकरण अमान्य हो गया। इसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण है न्यूलैंड ने दिया। अगला जो वर्गीकरण है ये न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने जो है अपने अष्टक नियम के द्वारा तत्वों को वर्गीकृत किया। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 8-8 के समूह बनाए और ये बताया कि जो 8वां तत्व है उससे गुण पहले तत्व के समान होते हैं। जिस प्रकार से संगीत में 8 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर से सा। जिस प्रकार से संगीत में 8 स्वर होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, और जो 8वां स्वर है उसका उच्चारण पहले स्वर के समान होता है। इसी प्रकार से तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो जो 8वां तत्व आता है उसके गुण पहले तत्व के समान होते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम। इस प्रकार से लिथियम भी क्षार धातु, सोडियम भी क्षार धातु। लिथियम प्रबल धन विद्युती है, सोडियम भी प्रबल धन विद्युती है। तो इन्होंने जो है इस प्रकार से तत्वों को 8-8 के समूह में बांटा बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, और ये बताया कि इस प्रकार से संगीत में 8 स्वर होते हैं और 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। उसी प्रकार से 8वां तत्व है उसके गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं।
तो ये नियम था न्यूलैंड का अष्टक नियम, एक बार कॉपी में नोट करेंगे। इस नियम के अनुसार जिस प्रकार से संगीत में 8 स्वर होते हैं तो 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, उसी प्रकार से उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा और यह बताया कि जो 8वां तत्व आएगा उसका गुण पहले तत्व के गुणों के समान होता है। यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम। किंतु ये जो वर्गीकरण है यह उच्च परमाणु भार वाले तत्वों में लागू नहीं हो पाया। ये जो वर्गीकरण है केवल कैल्शियम तक ही सही था। इसके बाद इस वर्गीकरण को लागू नहीं किया जा सका, इस नियम को लागू नहीं किया जा सका, अतः ये नियम भी अमान्य हो गया। इसके बाद अगली जो व्यवस्था थी वो थी लोथर-मेयर व्यवस्था। अगला जो वर्गीकरण था वो था लोथर-मेयर व्यवस्था। लोथर-मेयर व्यवस्था, देखिए लोथर-मेयर जो थे उन्होंने क्या किया कि तत्वों के परमाणु आयतन व परमाणु द्रव्यमान के मध्य ग्राफ खींचा। इन्होंने तत्वों के परमाणु आयतन व परमाणु द्रव्यमान के मध्य ग्राफ खींचा और ग्राफ खींचने पर इन्होंने पाया कि समान गुण वाले तत्व समान स्थान रखते हैं। जैसे इन्होंने ग्राफ खींचने पर देखा कि वो क्षार धातुएं थी, वो वक्र के शीर्ष पर आईं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इन्होंने देखा कि जो क्षार धातुएं थी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि वो वक्र के शीर्ष पर आई। जो ये प्रबल धन विद्युत थी, जो कम धन विद्युती थी, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि ये धातुएं जो थी ये वक्र के उतार पर यहाँ पर प्राप्त हुई। जो हैलोजन तत्व थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन थे वक्र के चढ़ाव पर लगभग यहाँ पर वो प्राप्त हुए। तो इनके जो वर्गीकरण का आधार था वो यही था परमाणु आयतन व परमाणु द्रव्यमान के बीच का ग्राफ। और इस ग्राफ पर इन्होंने देखा कि जो समान गुण वाले तत्व थे वो समान स्थान पर रखते थे। ये वर्गीकरण भी बहुत समय तक मान्य रहा। अर्थात इसके आधार पर इन्होंने एक आवर्त नियम भी दिया था कि तत्वों के जो भौतिक गुण हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये वर्गीकरण बहुत समय तक मान्य था, किंतु उसी समय मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया। और एक आवर्त सारणी दी। अर्थात मेंडलीफ ने जो है तत्वों को वर्गीकृत किया। अब देखते हैं चौथा जो वर्गीकरण था वो था मेंडलीफ का। पहले देखते हैं आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम ये इंपॉर्टेंट नियम है, परीक्षा में आता है। देखिए इन्होंने पहले अपना आवर्त नियम दिया, फिर जो है तो आवर्त सारणी दी। ये आवर्त नियम क्या है? इस नियम के आधार पर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। अतः आवर्ती फलन का क्या तात्पर्य है? अतः एक निश्चित अंतराल के बाद उन्हीं गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अतः एक निश्चित अंतराल के बाद उन्हीं गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है।
तो इस प्रकार से यह था मेंडलीव का आवर्त नियम। इस नियम के आधार पर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। अतः एक निश्चित अंतराल के बाद उन्हीं गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है और इस आधार पर उन्होंने एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। इस आधार पर, इस नियम के आधार पर, इस नियम के आधार पर, इस नियम के आधार पर निर्मित सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी कहलाई। तो देखिए, ये था मेंडलीव का आवर्त नियम। अब हम चर्चा करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। देखिए, हेडिंग डालते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों के बारे में। आवर्त, देखिए आवर्त क्या होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, क्षैतिज पंक्तियां वो आवर्त कहलाती हैं। क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7 है। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जो आवर्त कहलाती हैं, जो आवर्त कहलाती हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जो आवर्त कहलाती हैं। अब इसमें देखते हैं पहला आवर्त। 7 में जो पहला आवर्त है, पहला आवर्त जो है फर्स्ट आवर्त, इसमें केवल 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं और ये अति लघु आवर्त कहलाता है। ये जो है तो अति लघु आवर्त कहलाता है। ये अति लघु आवर्त कहलाता है। पहला जो आवर्त है इसमें केवल 2 तत्व हैं और ये अति लघु आवर्त कहलाता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा और तीसरा आवर्त। दूसरा और तीसरा जो आवर्त है इसमें 8 तत्व हैं और ये लघु आवर्त कहलाता है। ये लघु आवर्त कहलाता है। इसके बाद देखते हैं चौथे और पांचवें आवर्त को। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं और ये जो है तो दीर्घावर्त कहलाता है। ये दीर्घावर्त कहलाता है। ये छठवें आवर्त की बात करें, छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं और ये अति दीर्घ, ये अति दीर्घ आवर्त कहलाता है। 7वां आवर्त जो है ये अपूर्ण आवर्त है। ये आवर्त कैसा है? अपूर्ण आवर्त है। ये अपूर्ण आवर्त है और इसमें अभी तक 28 तत्व हैं। तो इस प्रकार से ये आवर्तों की स्थिति है। जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो आवर्त कहलाती हैं। आवर्तों की संख्या 7 है। पहला जो आवर्त है उसमें केवल 2 तत्व हैं, अति लघु आवर्त है। दूसरा तीसरा आवर्त जो है इसमें 8 तत्व हैं, लघु आवर्त हैं। चौथे पांचवें में 18 तत्व हैं, दीर्घावर्त हैं। छठवां 32 तत्व हैं, अति दीर्घावर्त हैं। सातवें में 28 तत्व हैं, ये अपूर्ण है। इस तरह से इसके बाद हम देखते हैं वर्गों के बारे में। देखिए वर्ग, जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, इस सारणी की जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां वर्ग कहलाती हैं। इनकी संख्या 8 है। वर्ग कितने हैं? 8 हैं। ये कैसी पंक्तियां होती हैं? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां वर्ग कहलाती हैं। इनकी संख्या 8 है। इन्हें समूह भी कहते हैं, वर्ग या समूह, वर्ग या समूह कहते हैं। अब देखिए इन 8 जो वर्गों की स्थिति है, 8 वर्गों में 7 वर्गों को, यदि 8वें वर्ग को छोड़ दिया जाए, 8वें वर्ग को छोड़कर, 8वें वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों को
सभी वर्गों को दो उपसमूहों ए व बी में बांटा गया है। दो उपसमूहों, 8वें वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों को दो उपसमूहों ए व बी में बांटा गया है। 8वां जो वर्ग है, 8वें वर्ग में तीन तत्व रखे गए हैं। 8वें वर्ग में तीन तत्व रखे गए हैं। बाद में एक अन्य वर्ग, जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई, अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद एक अन्य वर्ग भी जोड़ा गया, जिसे शून्य समूह कहते हैं। एक अन्य समूह, शून्य समूह भी 9वें वर्ग के रूप में बाद में रखा गया, जिसमें अक्रिय गैसें थी। तो इस प्रकार से जो मुख्य वर्ग थे वो 8 थे। चूंकि पहले अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए 8 वर्ग थे। इसमें जो पहला वर्ग था, जो 7 वर्ग थे, 7 वर्गों को दो उपवर्गों ए व बी में बांटा गया था। 8वें वर्ग में तीन तत्वों को रखा गया था। इसके अलावा बाद में एक अन्य नया वर्ग जोड़ा गया। जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई तब एक नया वर्ग जोड़ा गया, जिसे शून्य समूह के तत्व नाम दिया गया। इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया। तो इस प्रकार से ये था मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये जो सारणी थी, इसकी क्या उपयोगिता थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता देखिए। पहली उपयोगिता, तत्वों के अध्ययन में सुविधा। देखिए, इस सारणी में तत्वों को जब बांट दिया गया, हर तरह के तत्व अलग अलग कर दिए गए। प्रबल धन विद्युतीय अलग, हैलोजन अलग, प्रबल ऋण विद्युतीय अलग, और इसके अलावा आपके अक्रिय गैसों को अलग कर दिया गया। तो ये सब वर्गीकरण करने के कारण तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गई। दूसरा, नए तत्वों की खोज में सहायक। नए तत्वों की खोज में सहायक। देखिए, मेंडलीव ने जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, उनके लिए अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिए थे। बाद में तत्वों की खोज होने के बाद उन्हें उन स्थानों पर रख दिया गया। अतः ये सारणी जो है तो नए तत्वों की खोज में भी सहायक हुई, क्योंकि वो स्थान पहले से रिक्त थे, अर्थात उनकी खोज करना था। खोज होने के बाद उन तत्वों को वहाँ पर रखा गया, जिससे यह सारणी नए तत्वों की खोज में सहायक हुई। जैसे गैलियम, जर्मेनियम आदि जो तत्व थे, गैलियम जर्मेनियम की खोज बाद में हुई और उन तत्वों को वहाँ पर रखा गया। तीसरा जो है तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में। देखिए, जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। यदि किसी तत्व का तुल्यांकी भार पता है, किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात होने पर उसके संयोजकता को देख करके, तुल्यांकी भार ज्ञात संयोजकता को देख करके और इन दोनों का गुणा करके उसके परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सकता है। अतः इस सारणी के द्वारा जो है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सुविधा हुई। तुल्यांकी भार ज्ञात होने पर उसके संयोजकता को देख करके और परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता था। चौथा जो था संदिग्ध परमाणु द्रव्यमानों को ठीक करने में। देखिए, कई ऐसे तत्व थे जिनके
परमाणु द्रव्यमान संदिग्ध थे उन्हें ठीक करने में भी ये सारणी सहायक सिद्ध हुई। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का तुल्यांकी भार 4.5 होता है। इसके संयोजकता पहले 3 मानी गई क्योंकि इसके गुण कुछ एल्यूमिनियम से मिलते थे, तो इसकी वैलेंसी 3 होने पर इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो आया 13.5। किंतु बाद में ये पता लगा कि इसकी संयोजकता 2 होती है। संयोजकता 2 होने पर इसका सही परमाणु द्रव्यमान 9 प्राप्त हो गया। तो ये सारणी जो है संदिग्ध परमाणु भारों को ठीक करने में सहायक सिद्ध हुई। जैसे बेरिलियम का परमाणु भार जो 13.5 ज्ञात हुआ था उसे सही करके 9 बताया गया। तो ये सारणी जो है परमाणु द्रव्यमानों को ठीक करने में सहायक सिद्ध हुई। अब देखते हैं ये जो सारणी थी इसके दोषों के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। तीसरा है अपना जो अगला टॉपिक है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। देखिए ये जो सारणी है इससे कई दोष थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आता है। पहला, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। देखिए ये जो सारणी थी इसमें हाइड्रोजन को पहले व सातवें दोनों वर्गों में रखा गया। हाइड्रोजन को पहले सातवें, पहले वर्ग माने क्षार धातुओं के साथ, सातवें वर्ग माने हैलोजनों के साथ रखा गया। अर्थात इसका स्थान जो है अनिश्चित था। तो इसका प्रमुख दोष था, मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रमुख दोष यही था कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया था। दूसरा दोष था तत्वों की व्यवस्था में विसंगत। तत्वों की व्यवस्था में विसंगत। देखिए तत्वों की जो व्यवस्था थी इसमें असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया गया। पहली व्यवस्था, असमान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा जाना। जैसे सिक्का धातुएं हैं, सिक्का धातुएं कॉपर, सिल्वर, औरम। सिक्का धातुएं कॉपर, सिल्वर, औरम, ये धातुएं जो हैं इनको क्षार धातुओं के साथ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि के साथ रख दिया गया। तो ये एक दोष था। दूसरा, जो अधिक परमाणु भार वाले तत्व हैं उनको कम परमाणु भार वाले तत्वों के साथ रख दिया गया। दूसरा, अधिक परमाणु भार वाले तत्व जैसे ऑर्गन 39.948 को पोटेशियम 39.102 के पहले रखा गया। यदि सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में थी तो पहले किसे आना था? पोटेशियम को आना था, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 39.102 था, इसका ज़्यादा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पहले ऑर्गन को रखा गया फिर पोटेशियम को रखा गया। इसी प्रकार से कोबाल्ट जिसका एटॉमिक वेट 58.93 था उसे निकिल 58.71 के पहले रखा गया। तो इस प्रकार से तत्वों की व्यवस्था में विसंगति थी। असमान गुण वाले तत्वों को जो है एक साथ रख दिया गया और अधिक परमाणु भार तत्व जो थे उनको कम परमाणु भार तत्व से पहले रख दिया गया। इसके अलावा जो तीसरा दोष था इस सारणी का वो ये था, इसका जो तीसरा दोष था वो ये था समस्थानिकों को स्थान नहीं। देखिए समस्थानिक जो होते हैं उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिकों के परमाणु भारों में भिन्नता होती है। तो यदि ये सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थी तब समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखना था, जबकि उन्हें एक ही स्थान पर रख दिया गया। तो यह भी एक दोष था। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, अतः उन्हें अलग अलग स्थानों पर रखा जाना था, किंतु उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया, ये भी एक दोष था। चौथा, इसके अलावा आठवें वर्ग के तत्वों का
स्थान सही नहीं। देखिए जो 8वां वर्ग था तो 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया था। 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया जो सही नहीं था। उन तत्वों को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था। यह भी सारणी का एक दोष था। 5वां दोष था दुर्लभ। दुर्लभ मृदा तत्वों को का स्थान सही नहीं। देखिए जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, इनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग थे किंतु इन्हें एक ही स्थान पर रख दिया गया। दुर्लभ मृदा तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया गया। इनके परमाणु द्रव्यमानों में भिन्नता होने के कारण भी, अतः ये भी जो है तो इनकी सारणी का एक दोष था। इसके बाद अगला दोष है निष्क्रिय गैसों या अक्रिय गैसों को स्थान नहीं। अक्रिय गैसों को स्थान नहीं। देखिए अक्रिय गैसों की खोज भले नहीं हुई थी पर बाद में तो होनी थी। इन्होंने पहले से अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों के लिए पहले से कोई भी स्थान नहीं छोड़ा था। बाद में खोज होने पर उन्हें शून्य समूह के रूप में बाद में जोड़ा गया। अतः ये भी सारणी का एक प्रमुख दोष था। धन्यवाद।